नमस्कार, मैं मिसेस रश्मि पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं आप लोगों को बीएससी पार्ट 1 सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर 1 यूनिट 2 के एक टॉपिक एंटीबॉडी के बारे में बताऊंगी। क्या होता है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी एडेप्टिव इम्यूनिटी का एक हॉलमार्क मॉलिक्यूल होता है। किसी इंडिविजुअल में रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहा जाता है। यह इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जन्मजात इम्यूनिटी होती है, जन्म से ही यह प्राप्त होती है, जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी इंडिविजुअल के द्वारा उसके लाइफ टाइम में अर्जित की जाती है। इसी एडेप्टिव इम्यूनिटी का विशेष और महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल एंटीबॉडी होता है। यह इपिटोप बाइंडिंग प्रोटीन होता है, अर्थात ऐसा प्रोटीन है जो एंटीजन में पाए जाने वाले इपिटोप से बाइंड होता है। यह दो रूपों में पाया जाता है, या तो बी सेल की मेम्ब्रेन से यह अटैच्ड फॉर्म में पाया जाता है, या सॉल्युबल मॉलिक्यूल के फॉर्म में ब्लड में पाया जाता है। सॉल्युबल मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी बी सेल के प्लाज्मा सेल के द्वारा स्रावित किया जाता है। यदि एंटीबॉडी बी सेल की मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है तो यह बी सेल के लिए रिसेप्टर की तरह काम करता है, जिससे एंटीजन जुड़ता है। स्रावित एंटीबॉडी ब्लड में सर्कुलेट होता है और यह ह्यूमोरल इम्यूनिटी के इफेक्टर्स के रूप में कार्य करते हुए एंटीजन को सर्च करता है और उसे एलिमिनेट करता है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लोबुलर नेचर का होता है और यही ग्लोबुलिन प्रोटीन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। संरचना। इम्यूनोग्लोबुलिन की बेसिक संरचना के बारे में पोर्टर और इडेलमैन ने बताया था। उनके अनुसार एंटीबॉडी मॉलिक्यूल वाई शेप्ड या टी शेप्ड का होता है। प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ रहता है, जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से 2 चेन शॉर्ट और आइडेंटिकल होते हैं, जिसे लाइट चेन या एल चेन कहा जाता है। उसी प्रकार से अन्य 2 चेन बड़े और आइडेंटिकल होते हैं, जिसे हैवी चेन या एच चेन कहा जाता है। प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन में 2 फैब साइट होते हैं और एक एफसी साइट होता है। फैब साइट एंटीबॉडी का वह साइट होता है जो एंटीजन से जुड़ता है। फैब साइट का निर्माण लाइट चेन और हैवी चेन के कुछ पोर्शन से होता है, जबकि हैवी साइट का निर्माण केवल हैवी चेन के ही कुछ पोर्शन से होता है। आइए अब देखते हैं लाइट चेन और हैवी चेन की संरचना के बारे में। यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन की बेसिक संरचना के बारे में बताया गया है। इसमें 2 लाइट चेन हैं, जिसे पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। उसी प्रकार से 2 हैवी चेन हैं, जिसे नीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। दोनों ही चेन में चूंकि इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है, इसलिए ये एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर पेप्टाइड चेन बनाते हैं। इस पेप्टाइड चेन के एक सिरे पर एमिनो ग्रुप और दूसरे सिरे पर कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। आइए हम एक एक करके अब दोनों चेन के बारे में समझते हैं। लाइट चेन के एमिनो टर्मिनल की तरफ लगभग 100 से
110 एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है। इस एमिनो एसिड सीक्वेंस में अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन के आधार पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इस रीजन को कहा जाता है वेरिएबल रीजन, जिसे इस इमेज में VL के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, अर्थात वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। इसी प्रकार से लाइट चेन के कार्बोक्सिल टर्मिनल की तरफ भी रीजन पाया जाता है और इस रीजन में पाए जाने वाले एमिनो एसिड सीक्वेंस में केवल 2 प्रकार से ही विभिन्नता पाई जाती है। इस चेन को या इस रीजन को कहा जाता है कांस्टेंट रीजन। अतः इन 2 प्रकार की एमिनो एसिड सीक्वेंस के आधार पर लाइट चेन को 2 चेन में विभाजित किया गया है। यह 2 प्रकार का चेन होता है, लैम्डा चेन और कप्पा चेन। एक सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में एक समय में या तो कप्पा चेन होता है या लैम्डा चेन होता है। हैवी चेन सीक्वेंस, जिस प्रकार की व्यवस्था लाइट चेन में पाई जाती है उसी प्रकार की व्यवस्था हेवी चेन में भी पाई जाती है। हेवी चेन में एमिनो टर्मिनल्स की तरफ 100 से 110 एमिनो एसिड का सीक्वेंस होता है। इस एमिनो एसिड सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा विभिन्नता अलग अलग एंटीबॉडी के आधार पर होती है। इस रीजन को कहा जाता है वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, जिसे VH के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है, अर्थात वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन। उसी प्रकार से हैवी चेन के कार्बोक्सिल एंड की तरफ में पाए जाने वाले रीजन को कांस्टेंट रीजन कहा जाता है। इस कांस्टेंट रीजन में पाए जाने वाले एमिनो एसिड सीक्वेंस में 5 तरह की विभिन्नताएं पाई जाती है। अतः इन्हीं 5 तरह की विभिन्नता के आधार पर, जो कि हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन में है, इम्यूनोग्लोबुलिन के हैवी चेन को 5 प्रकारों में डिवाइड किया गया है, जिसे म्यू हैवी चेन, अल्फा हैवी चेन, डेल्टा हैवी चेन, एप्सिलॉन हैवी चेन और गामा हैवी चेन कहा जाता है। अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन में हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन की लेंथ अलग अलग होती है। जैसे ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन जिसमें डेल्टा हैवी चेन, अल्फा हैवी चेन और गामा हैवी चेन है, उसमें कांस्टेंट रीजन का लेंथ 330 एमिनो एसिड वाला होता है। जबकि ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन जिसमें म्यू हैवी चेन और इप्सिलॉन हैवी चेन पाए जाते हैं, उनमें कांस्टेंट रीजन का लेंथ 440 एमिनो एसिड वाला होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन, यहाँ पर हम देख रहे हैं हैवी चेन और लाइट चेन। तो दोनों ही चेन में 100 से 110 एमिनो एसिड का सीक्वेंस का होमोलॉगस यूनिट होता है। इस यूनिट को कहा जाता है डोमेन। इस डोमेन में मुख्यतः सिस्टीन एमिनो एसिड पाया जाता है और सिस्टीन एमिनो एसिड के कारण बीच में 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है, जिससे कि इस डोमेन में 60 एमिनो एसिड का एक लूप बन जाता है। सभी प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन के हैवी चेन और लाइट चेन में मौजूद डोमेन की संख्या अलग अलग होती है। हिंज रीजन, हिंज रीजन कुछ ही प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन के हैवी चेन में पाया जाता है। यह हैवी चेन में पाए जाने वाले कांस्टेंट रीजन के डोमेन नंबर CH1 और CH2 डोमेन के बीच में पाया जाता है। यह हिंज रीजन सभी प्रकार के हेवी चेन में नहीं पाया जाता है, बल्कि ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन जिसमें हैवी चेन अल्फा,
डेल्टा और गामा पाया जाता है, उसी में ही हिंज रीजन पाया जाता है। इस हिंज रीजन में मुख्यतः प्रोलीन और सिस्टीन एमिनो एसिड पाया जाता है, जिसके कारण से इस हिंज रीजन को फ्लेक्सिबिलिटी की विशेषता प्राप्त होती है, जिसके कारण से इसका फैब आर्क मूव कर पाता है। सिस्टीन रेसिड्यू के कारण ही दो हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। इस हैवी चेन के बीच में पाए जाने वाले डाइसल्फाइड बॉन्ड की संख्या अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन में अलग अलग होती है। अब हम देखते हैं अलग अलग एंटीबॉडी में पाए जाने वाले लाइट चेन और हेवी चेन के वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन डोमेन के बारे में। यहाँ पर मैंने 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। हम दोनों ही कैटेगरी के इम्यूनोग्लोबुलिन को यदि ध्यान से देखें तो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन, IgD इम्यूनोग्लोबुलिन, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन, इसमें हिंज रीजन पाया जाता है, जबकि यही हिंज रीजन IgM और IgE एंटीबॉडी में नहीं पाया जाता है, बल्कि हिंज रीजन के स्थान पर कांस्टेंट रीजन में एक अगला दूसरा डोमेन है, जिसे CH2 डोमेन कहा जाता है। पुनः हम यहाँ पर एंटीबॉडी की संरचना को समझ सकते हैं। इसमें 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन पाया जाता है, और लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में या दोनों हैवी चेन के बीच में इंटर चेन और इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। चूंकि यह एमिनो एसिड का बना होता है और एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर पेप्टाइड चेन बनाते हैं। इस पेप्टाइड चेन के एक एंड पर एमिनो ग्रुप होता है और दूसरे एंड पर कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है या कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। हैवी चेन और लाइट चेन दोनों का कुछ पोर्शन ये फैब साइट को बनाता है। इसी फैब साइट से एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ता है, और हैवी चेन का ही कुछ पोर्शन अकेले ही एप्सी साइट को बनाता है। लूप 100 से 110 एमिनो एसिड का ये डोमेन होता है, और उस डोमेन में मौजूद सिस्टीन एमिनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर इस 60 एमिनो एसिड वाले लूप को बनाते हैं। हिंज रीजन, जो कि कुछ ही प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन के हैवी चेन में पाया जाता है। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या एपिटोप ऑन इम्यूनोग्लोबुलिन, ये 3 तरह के होते हैं। आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट, ये कांस्टेंट रीजन में पाए जाने वाले डिटर्मिनेंट होते हैं। यदि हम एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी की बात करें तो एक स्पीसीज के सभी मेंबर में कांस्टेंट रीजन सेम होता है, अतः उस कांस्टेंट रीजन में पाया जाने वाला यह आइसोटाइपिक डिटरमिनेंट भी सेम होता है। अतः एक स्पीसीज के एक मेंबर का एंटीबॉडी यदि उसी स्पीसीज के दूसरे मेंबर में इंजेक्ट किया जाता है तो दूसरा मेंबर इम्यूनोजेनिक नहीं होता है, अर्थात उसके द्वारा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। दूसरा है एलोटाइपिक डिटर्मिनेंट। इस प्रकार का डिटर्मिनेंट कांस्टेंट रीजन में पाया जाता है, लेकिन एक ही स्पीसीज के जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल में यह मल्टीपल एलिलिज्म के कारण अलग अलग होता है। इस इमेज के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के डिटर्मिनेंट्स को देख सकते हैं। आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट जो कि कांस्टेंट रीजन में है, एलोटाइपिक डिटर्मिनेंट जो कि ये भी कांस्टेंट रीजन में है, इडियोटाइपिक डिटर्मिनेंट जो कि वेरिएबल रीजन में मौजूद है। इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस। इम्यूनोग्लोबुलिन को हैवी चेन में पाए जाने वाले कांस्टेंट रीजन में मौजूद अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड सीक्वेंस के आधार पर, जो कि 5 तरह से सीक्वेंस्ड हो सकता है। इम्यूनोग्लोबुलिन को 5 क्लास में डिवाइड किया गया है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम,
इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई और इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इन सभी प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन में अलग अलग एमिनो एसिड सीक्वेंस वाले, जो उसके कांस्टेंट रीजन में है, अलग अलग प्रकार के हेवी चेन पाए जाते हैं। हम सभी प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला है IgM इम्यूनोग्लोबुलिन। यह पेंटामर के फॉर्म में होता है, अर्थात 5 एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल एक सेंट्रल न्यूक्लियाई से अटैच्ड होते हैं। अगला है IgG इम्यूनोग्लोबुलिन। यह मोनोमर के फॉर्म में होता है। IgA डायमर के फॉर्म में होता है। IgE मोनोमर के फॉर्म में होता है और IgD ये भी मोनोमर के फॉर्म में होता है। सभी प्रकार के इन 5 इम्यूनोग्लोबुलिन में हैवी चेन अलग अलग प्रकार का होता है। IgM में म्यू हैवी चेन, IgG में गामा हैवी चेन, IgA में अल्फा हैवी चेन और IgE में इप्सिलॉन हैवी चेन, IgD में डेल्टा हैवी चेन पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इन एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितने हैं। जैसे IgM चूंकि पेंटामर के फॉर्म में होता है और इसके एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, अर्थात कुल 5 मॉलिक्यूल में 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगे। IgG में 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, IgA में 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट और IgE में 2 और IgD में भी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट्स के बारे में डाल्टन में दिखाया गया है। इस वक्त अगला है कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का सीरम में कितना परसेंट बनाते हैं। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाते हैं। तो केवल IgG एंटीबॉडी ही है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। फिक्सेस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करने की प्रॉपर्टी केवल IgM और IgG एंटीबॉडी में ही पाई जाती है। FC बाइंड्स टू 2 प्रकार की सेल, फैगोसाइटिक सेल, मास्ट सेल और बेसोफिल। तो फैगोसाइटिक सेल में IgG एंटीबॉडी को बाइंड करने के लिए FC रिसेप्टर पाया जाता है और उसी प्रकार से मास्ट सेल और बेसोफिल में IgE एंटीबॉडी की जुड़ने के लिए रिसेप्टर पाया जाता है। इसके अलावा और किसी कोई एंटीबॉडी इनसे बाइंड नहीं होता है। फंक्शन, IgM एंटीबॉडी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्राइमरी रेस्पॉन्स में, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में। यदि यह मोनोमर फॉर्म में होता है तो बी सेल के रिसेप्टर के रूप में काम करता है। IgG एंटीबॉडी यह सेकेंडरी रिस्पॉन्स का महत्वपूर्ण एंटीबॉडी है, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है और ऑप्सिनाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IgA एंटीबॉडी म्यूकस, टीयर्स, स्लाइवा और कोलेस्ट्रम में साबित होता है। यदि यह म्यूकस में है तो म्यूकस मेम्ब्रेन की रक्षा करता है, वहां पर प्रवेशित पैथोजन को खत्म करता है। कोलेस्ट्रम में है तो नवजात शिशु की रोगों से रक्षा करता है। इसी प्रकार से IgE एंटीबॉडी है, वह एलर्जी और एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IgD एंटीबॉडी बी सेल के रिसेप्टर के रूप में काम करता है। अब हम देखते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन के कार्य क्या हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन का मुख्य कार्य होता है एंटीजन को खत्म करना। एंटीबॉडी के द्वारा एंटीजन को खत्म करना विभिन्न प्रकार के रिएक्शन के माध्यम से होता है। ये रिएक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एग्लूटिनेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, लाइसिस, ऑप्सोनाइजेशन आदि। हम सभी रिएक्शन को एक एक करके देखते हैं। पहला है एग्लूटिनेशन ऑफ एंटीजन। एग्लूटिनेशन के अंतर्गत एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल किसी माइक्रोब के शरीर में मौजूद अलग एंटीजन से 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के
या माइक्रोब के सरफेस पर मौजूद एंटीजन से यह एंटीबॉडी बाइंड होता है और एक क्लम्प बना लेता है। चूंकि इसमें क्लम्प का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसे क्लम्पिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर एग्लूटिनेशन में इन्वॉल्व एंटीबॉडी को एग्लूटिनिन कहा जाता है और एंटीजन को एग्लूटिनोजन कहा जाता है। यदि एग्लूटिनेशन आरबीसी का होता है तो उसे हीमेग्लूटिनेशन कहा जाता है, लेकिन यदि बैक्टीरिया का एग्लूटिनेशन होता है तो उसे बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन कहा जाता है। दूसरा है प्रेसिपिटेशन ऑफ एन एंटीजन। इस प्रकार के रिएक्शन में एक एंटीजन मॉलिक्यूल को दो अलग अलग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के द्वारा कैप्चर किया जाता है। इस प्रकार से एक पर्टिकुलर एंटीजन और सॉल्यूबल एंटीबॉडी मिलकर एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट को फॉर्म करते हैं। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी को प्रेसिपिटिन कहा जाता है। अगला है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एंटीजन। जब कोई माइक्रोब एंटीजन के रूप में शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उस माइक्रोब में मौजूद एंटीजन के चारों तरफ एंटीबॉडी इकट्ठा होकर उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अगला है लाइसिस ऑफ सेल बाय कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो उस एंटीजन से एंटीबॉडी अपने फैब साइट से जुड़ जाता है और उसके दूसरे साइट एफसी साइट से कॉम्प्लीमेंट जुड़ जाता है। यह कॉम्प्लीमेंट दो भागों में डिवाइड हो जाता है। उनमें से एक भाग माइक्रोब की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करता है और उस पोर से माइक्रोब का इंटरनल कंपोनेंट बाहर निकल जाता है और सेल की लाइसिस के द्वारा डेथ हो जाती है। ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में एंटीजन एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है और एंटीबॉडी के एफसी आर्म से कॉम्प्लीमेंट जुड़ जाता है। कॉम्प्लीमेंट एक प्रकार का केमिकल है जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन में मदद करता है। अब इस अटैच्ड कॉम्प्लीमेंट और एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर फैगोसाइटिक सेल में पाया जाता है। इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट और एंटीबॉडी फैगोसाइटिक सेल से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से एंटीबॉडी से जुड़ा हुआ एंटीजन फैगोसाइटिक सेल पर फिक्स जाता है और उस एंटीजन को फैगोसाइटोसिस के माध्यम से फैगोसाइटिक सेल के द्वारा इनगल्फ कर लिया जाता है, उसे खत्म कर लिया जाता है। कीमोटैक्सिस कुछ मॉलिक्यूल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल। यहाँ पर एलर्जिक रिस्पांस के दौरान मास्ट सेल और बेसोफिल के एक्टिवेशन में इम्यूनोग्लोबुलिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके अंतर्गत आता है IgE इम्यूनोग्लोबुलिन। यहाँ पर हम इस इमेज के माध्यम से एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच होने वाले रिएक्शन को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ पर ये माइक्रोब की बॉडी में मौजूद एंटीजन से एंटीबॉडी जुड़कर उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एग्लूटिनेशन रिएक्शन, जिसमें से ये रेड में माइक्रोब्स हैं और दो अलग अलग माइक्रोब में मौजूद एंटीजन से एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जुड़कर उस क्लम्प फॉर्म में उसे ले आता है, गुच्छे के फॉर्म में ले आता है और इस प्रकार से एग्लूटिनेशन होता है। अगला है प्रेसिपिटेशन, जहाँ पर इनसॉल्युबल एंटीबॉडी और एंटीजन के द्वारा सॉल्युबल एंटीबॉडी और पर्टिकुलर एंटीजन के द्वारा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ पे एक एंटीजन को दो एंटीबॉडी के द्वारा पकड़ा जा रहा है। इस प्रकार से न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन के माध्यम से जो माइक्रोब्स हैं उनका एक बंच बन जाता है, वो बड़े साइज का हो जाता है। इस प्रकार से फैगोसाइटिक सेल के द्वारा उसकी फैगोसाइटोसिस करने में आसानी हो जाती है। आसानी से उस बड़े मॉलिक्यूल की फैगोसाइटोसिस हो जाती है बाय
फेगोसाइटिक सेल। ये है एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कोई माइक्रोब है, इसके शरीर पर एंटीजन मौजूद है और एंटीजन से एंटीबॉडी जुड़ रहा है। एंटीबॉडी के एक्टिव साइट से कॉम्प्लीमेंट जुड़ता है और यह दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिनमें से एक भाग इस माइक्रोब के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करता है और उस पोर के माध्यम से माइक्रोब का इंटरनल कंपोनेंट बाहर निकल जाता है। अंततः लाइसिस के द्वारा इसकी डेथ हो जाती है। उपरोक्त पीपीटी को बनाने के लिए मैंने इन बुक्स को फॉलो किया हुआ है। यदि स्टूडेंट्स आप भी और डिटेल से एंटीबॉडी के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि ये मेरा लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।